नमस्कार भाइयों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग की सीरीज चल रही है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका अगला टॉपिक, एक नया टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे, जो कि है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य विधि के संबंध के बारे में विभिन्न सिद्धांतों की हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। हमें क्या करनी है, विभिन्न सिद्धांतों की क्या करनी है, विवेचना करनी है। जो क्या होगा इस संबंध में क्या होगा, ब्रिटिश अभ्यास क्या थे, जो भी है इस संबंध में, यानी जो अंतरराष्ट्रीय विधि और जो राज्य विधि होती है उनके संबंध के बारे में वे विभिन्न सिद्धांत या जो भी थ्योरीज है उनकी विवेचना करेंगे। और साथ में बताएंगे इसके जो थे वो संबंध, वो ब्रिटिश अभ्यास क्या है, ये जो ब्रिटिश से इसके कैसे से ये कनेक्टिविटी क्या था। ठीक है, और शुरुआत करते हैं इसकी यहां से कि जो आधारभूत, यानी कि जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, यानी मोनिज्म बनाम ड्यूअलिज्म, यानी साधारण भाषा में वो कहें कि ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म यानी कि द्वैतवाद, यानी कि मोनिज्म जिसे हम लोग साधारण भाषा में क्या कहेंगे, डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या होता है, द्वैतवाद होता है। द्वैतवाद होता क्या है, यानी इसका विचार क्या है, अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य यानी घरेलू विधि दो अलग अलग कानूनी तंत्र है। देखो, अंतरराष्ट्रीय विधि या इंटरनेशनल लॉ में अलग चीजें चल रही हैं और हमारे घर में, हमारे राज्य में अलग तरीके के नियम चल रहे हैं, अलग तरीके के लॉ चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अलग लॉ चल रहा है, बाकी जगह अलग लॉ चल रहा है। बाकी जो भी चीज है, मतलब की तरीके से घरेलू विधि और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो विधि बनाई जाती है, अलग अलग तरीके पे जहां जहां जो लोग करते हैं। राज्य हो गया, राज्य का मतलब ये नहीं होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, मान लो उत्तर प्रदेश इंडिया एक तरीके से, तो बाहर कुछ है, अमेरिका में कुछ है, वो कुछ है, वो कुछ है। तो हम लोग की अंतरराष्ट्रीय विधि या लॉ है, इंटरनेशनल लॉ सबको देख के बनाया जाता है और इंडियन लॉ इंडिया को देख के बनाया जाएगा। ठीक है, तो द्वैतवाद यानी कि डुअलिज्म में वो होता है, इसमें अंतरराष्ट्रीय विधि और राज्य यानी घरेलू विधि दो अलग अलग कानूनी तंत्र हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि किसी अंतरराष्ट्रीय नियम जैसे ट्रीटी यानी संधियां का प्रभाव घरेलू स्तर पर तब तक नहीं होगा जब तक उसे संसद घरेलू विधि के माध्यम से इनकॉर्पोरेट या ट्रांसफॉर्म ना कर दिया जाए। यानी कि इसका नतीजा क्या निकलता है, डुअलिज्म यानी द्वैतवाद का, किसी अंतरराष्ट्रीय नियम या कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ बनेगा, जैसे संधियां हो गई, उसका प्रभाव घरेलू स्तर पे तब तक नहीं पड़ेगा जब तक उसे संसद या घरेलू विधि में क्या कहो, उसके माध्यम से इनकॉर्पोरेट यानी कि उसे क्या कर दिया जाए, ट्रांसफॉर्म ना कर दिया जाए। उसका कारण क्या रहेगा, ये संप्रभुता और संविधान की प्राथमिकता है। संप्रभुता है, ठीक है, उसके बाद संविधान की प्राथमिकता भी है। इससे क्या होगा, राज्य की कानूनी इकाई के नियमों का प्राथमिक नियंत्रण है। इससे क्या है, राज्य की कानूनी इकाई के नियमों का प्राथमिक नियंत्रण होता है। आगे चलते हैं, मोनिज्म क्या होता है। मोनिज्म यानी एकत्ववाद। क्या होता है, एकत्ववाद। विचार इसमें क्या रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विधि दोनों एक ही कानूनी तंत्र के विभिन्न पहलू हैं, एक ही कानून व्यवस्था के भाग हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय और जो घरेलू विधि वो दोनों एक ही कानूनी तंत्र, यानी क्या है, एक ही कानूनी तंत्र के विभिन्न पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं। ठीक, एक ही कानून व्यवस्था के भाग भी हैं, एक ही क्या है, कानून व्यवस्था के भाग भी हैं। साथ में देखा जाए कि जब हम लोग उस चीज को देखेंगे या जब हम लोग उस चीज को देखते हैं कि उसका नतीजा इसमें अब क्या निकलेगा, कि नतीजा उसको देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो नियम था या जो इंटरनेशनल लॉ था या इंटरनेशनल जो रूल था, वो विशेषकर कस्टमनरी लॉ होता है, यानी कि प्रथाओं पर निर्भर करता है। प्रथा एक तरीके से जो मान लिया जो चल रहा है, इसमें सब हामी भर रहा है, उसी हिसाब से चीजें बनती हैं। ठीक है, स्वतः घरेलू व्यवस्था में लागू माना जा सकता है। उसी तरह स्वतः क्या माना जा सकता है, जो घरेलू व्यवस्था है उसमें भी क्या माना जा सकता है, वो लागू माना जा सकता है। कभी कभी सीधे अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है और कभी कभी क्या होता है, सीधे अदालतों द्वारा इसे लागू भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं, व्यवहारिक वास्तविकता। व्यवहारिक वास्तविकता को पढ़ो भाई, कि अधिकांश राज्यों का व्यवहार, अधिकांश जो राज्य होते हैं उनका व्यवहार क्या होता है, सख्त होता है, डुअलिस्ट होता है। क्या होता है, डुअलिस्ट होता है या मोनिस्ट होता है। एकत्ववाद होगा, द्वैतवाद होगा, मतलब उसके सख्त डुअलिस्ट या मोनिस्ट नहीं होता है, मतलब उसके मतलब एक तरफा नहीं रहेगा या सख्त कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा कहने का अर्थ ये था कि अधिकांश राज्यों में या अधिकांश जो एक राज्य है उनका जो व्यवहार होगा, कोई सख्त ना द्वैतवाद होता है ना ही एकत्ववाद होता है, यानी मोनिस्ट होता है। कई जटिल यानी कि जो मिश्र हाइब्रिड मॉडल दिखते हैं, कई क्या दिखते हैं, जटिल यानी कि जो मिश्रित होते हैं, थोड़ा द्वैतवाद भी दिखता है और एकत्ववाद दिखता है, उसके मिश्रित मॉडल हाइब्रिड मॉडल दिखते हैं। कुछ क्षेत्रों जैसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पर
डोमेस्टिक कोर्ट्स उनका स्वतः पालन मान लेते हैं, ठीक है। पर ट्रीटी के मामले में अक्सर लेजिस्लेटिव एक्शन जरूरी माना जाता है, लेकिन जो संधियों के मैटर में क्या होता है, अक्सर क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव एक्शन होता है उसको जरूरी माना जाता है। दूसरे में आते हैं कि सिद्धांतों के प्रमुख नमूने और उनके तात्पर्य को बताओ। सिद्धांत के जो प्रमुख नमूने हैं और उनके जो तात्पर्य है उनको बताना है। कि कुछ विद्वानों या मतों के साथ देखें तो क्या होगा, केल्सन यानी मोनिस्ट फ्लेवर, केल्सन यानी कि मोनिस्ट फ्लेवर, एकत्ववाद का फ्लेवर इसमें लगाया गया कि एक सार्वभौमिक ग्रंड नॉर्म क्या होगा, ग्रंड नॉर्म के कारण अंतरराष्ट्रीय नियमों को प्राथमिकता देना संभव है। एक सार्वभौमिक ग्रंड नॉर्म होगा, उसके कारण अंतरराष्ट्रीय नियमों को प्राथमिकता देना संभव है। फिर क्या है, ट्रिपल या डाइसी या ड्यूलिस्ट जो टेंडेंसी इसमें होती है कि घरेलू विधि की सार्वभौमिकता ट्रीटीज के लागू होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है या बदलाव आवश्यक है। कि घरेलू विधि अगर हम उसमें सार्वभौमिकता दिखाएंगे और साथ ही जो ट्रीटीज को लागू होने के लिए, अगर यहाँ पे कोई ट्रीटीज है, कोई संधियां आए, कोई भी चीज लिख के आए, उसको यहाँ पे लागू होने के लिए घरेलू विधि में उसको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, एग्जैक्ट उसको यहाँ पे लागू नहीं करते हैं हम। ओपनियम और आधुनिक सिद्धांत, ओपनियम और आधुनिक सिद्धांत देखें तो व्यावहारिक यानी कि व्यावहारिक मिश्र रूप को स्वीकारते हुए बताते हैं, व्यावहारिक मिश्र रूप को स्वीकारते हुए बताते हैं कि अलग अलग विषयों में अलग अलग परिणाम आएंगे, कि अलग अलग जो विषय होंगे उसमें क्या होगा, अलग अलग परिणाम भी आएंगे। यानी केस बाय केस अप्रोच देखी जाएगी, केस बाय केस जो आएंगे वो अप्रोच उसकी देखी जाएगी। ये सब सिद्धांत का सार है, ये सब क्या है, सिद्धांत का सार है। पर देश विशेष के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर निर्भरता निर्णायक है, यानी जो देश विशेष का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है उस पर जो डिपेंडेंसी होगी वो निर्णायक रहेगी, यह है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में मैंने बताया था ना, कोई हर राज्य में कोई सख्त चीज नहीं लागू होती है, अपने आप ही मिश्रित चीजें चलती हैं, मिक्स, कुछ द्वैतवाद है, कुछ एकत्ववाद है, कुछ मोनिस्ट है, कुछ डुअलिज्म है। ठीक है, ऐसी ही चीजें इसमें बताई मैंने। थर्ड पे आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट यानी जो कॉन्फ्लिक्ट रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रूल जब अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कानून टकराए, कि जब इंटरनेशनल लॉ और जो अपने इंडियन लॉ हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लॉ हो गया, वो जब टकराते हैं आपस में तो क्या होता है, लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट पेरियोरी, बाद की घरेलू स्टेट्यूट पुराने अंतरराष्ट्रीय नियमों से टकरा सकती है। जो बाद की जो घरेलू स्टैट्यूट होती हैं वो पुराने अंतरराष्ट्रीय जो नियम होंगे या ओल्ड जो इंटरनेशनल नियम होंगे, लॉज होंगे, उनसे वो टकरा सकती हैं। ठीक है, पर जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो बच जाते हैं, और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिमेन बचते हैं। स्टेट में भी इंटरनेशनली लाइबल, जो स्टेट होती है वो में भी क्या हो सकती है, इंटरनेशनली लाइबल हो सकती है, उस पर निर्भर हो सकती है। लेक्स स्पेशलाइसिस डेरोगेट जनरली, विशिष्ट कानून सामान्य कानून पर प्रधान होगा। जो विशिष्ट कानून होगा वो सामान्य कानून पर प्रधान होगा, और क्या होगा, उपयोगी है जब दोनों स्तर पर नियम हो, और ये उपयोगी होगा कि जब दोनों स्तर पर नियम। ठीक है, एक पैरेलली है और एक जनरली है, समझ में आ गया। दोनों कॉन्फ्लिक्ट रूल समझ लो कि लेक्स पोस्टेरियर डेरोगेट पेरियोरी में क्या होता है, बाद की जो घरेलू स्टैट्यूट होंगे वो पुराने अंतरराष्ट्रीय नियमों से टकरा सकती है, जो बाद की घरेलू होगा, जो पुराने अंतरराष्ट्रीय, पर जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस रिमेन रह जाएंगे या स्टेट में भी इंटरनेशनली लाइबल है उसमें नहीं हो सकता है। लेकिन लेक्स स्पेशलिस्ट डेरोगेट जनरली में, जनरल में क्या होगा, विशिष्ट कानून जो होंगे, स्पेशल कानून सामान्य कानून पर प्रधान रहेंगे, क्योंकि विशिष्ट है। उपयोगी है जब दोनों स्तर पर नियम होंगे। ठीक है, जब दोनों स्तर पर नियम होंगे तो वो उपयोगी है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रहेगी या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी रहती है। कहते हैं कई देशों में संविधान या संसद सर्वोच्च है, कई देशों में ऐसा है कि जो संविधान या संसद है वो सर्वोच्च है। यदि संसद किसी ट्रीटी के विपरीत कानून बनाती है, यदि संसद किसी ट्रीटी के विपरीत कानून बनाती है तो घरेलू रूप से वह वैध होगा, तो क्या होगा, घरेलू रूप से वह वैध होगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा, स्तर पर राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का क्या करेगा, उल्लंघन करेगा। इन नियमों से स्पष्ट होता है, और इन नियमों से क्या होता है, स्पष्ट होता है कि घरेलू वैधता और अंतर्राष्ट्रीय वैधता अलग प्रश्न है। कि जो घरेलू वैधता होगी और जो अंतर्राष्ट्रीय वैधता होगी वो क्या है, एक अलग प्रश्न है। एक कार्रवाई घरेलू रूप से वैध पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से अवैध हो सकती है। एक जो कार्रवाई होगी वो घरेलू रूप से तो वैध होगी, पर जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो अवैध या लीगल हो सकती है, अमान्य हो सकती है। और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व झेलना भी पड़ सकता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को राज्य को झेलना पड़ सकता है कभी कभी। मेरे हिसाब से यहाँ पे विजय माल्या वाला अगर हम एग्जाम्पल दें वो यही होगा। विजय माल्या अगर बाहर लंदन में है और यहाँ से कुछ भेजा जाता है तो वहां पे वो नहीं वापस कर रहे हैं, या जैसे कोई क्रिमिनल है या हमारे यहाँ से कोई फ्रॉड करके भाग गया, उनने वहां पे खूब पैसे कमाए, वो पैसे दे दिए वहां की सरकार को, सरकार तो पाल रही है, मौज उड़ा रहे हैं वो। ठीक है, शायद वही वाला एक एग्जाम्पल यहाँ पे सूट बैठ सकता है कि कुछ राष्ट्र घरेलू रूप में तो कोई चीजें वैध होंगी, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में आ जाएंगे तो कुछ चीजें अवैध हो जाएंगी। और जब कुछ चीजें अवैध हो सकती हैं और राज्य को अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व झेलना भी इसमें पड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ब्रिटिश अभ्यास, अब ब्रिटिश अभ्यास देख लो क्या होगा कि यूके प्रैक्टिस, जो यूके प्रैक्टिस होती है सरल और स्पष्ट तरीके देखें तो आमतौर पर ड्यूलिस्ट प्रवृत्ति रहती है। आमतौर पर कैसी रहती है, डुअलिस्ट प्रवृत्ति रहेगी। परंपरागत रूप से जो यूके डुअलिस्ट प्रणाली का पालन करती है, परंपरागत रूप से जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, वो डुअलिस्ट यानी द्वैतवाद प्रणाली का पालन करती है। ट्रीटी अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध स्वयं क्या है, बोझिल यानी सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं बनते जब तक संसद ने उन्हें कानून का रूप नहीं दिया। ठीक है, यानी ट्रीटी या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध स्वयं बोझिल या सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं बनते हैं जब तक संसद उन्हें कानून का रूप नहीं दे देती है। यह दृष्टिकोण सरकारी और न्यायिक व्यवहार में बार बार दिखाई देता है। यही जो दृष्टिकोण होता है वो सरकारी और जो न्यायिक व्यवहार है उसमें वह बार बार दिखाई देता है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। परंतु जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का अगर अलग व्यवहार है, परंतु जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इसका अलग व्यवहार है वो कैसे होगा फिर, कि जो अंग्रेजी अदालतों ने अक्सर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के कुछ नियमों को कॉमन लॉ का हिस्सा मानकर लागू किया है। यानी जो अंग्रेजी अदालतों ने, जो अंग्रेजी अदालतें उन्होंने क्या करा है, अक्सर जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ होता है उसके कुछ नियमों को क्या करा है, कॉमन लॉ का हिस्सा मानकर लागू किया। जो कॉमन लॉ यानी जो जनरल कानून होता है उसका, जो सामान्य कानून होता है उसका हिस्सा मानकर लागू कर लिया कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के कुछ नियमों को। यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम स्वतः डोमेस्टिक कोर्ट्स में प्रभावी माने जाते हैं। यानी जो कुछ या कुछ जो इंटरनेशनल लॉज हो गए, रूल्स हो गए, वो स्वतः जो है डोमेस्टिक तरीके के जो कोर्ट्स है उसमें प्रभावी माने जाते हैं, जब तक कि पार्लियामेंट उसको नकार ना दे। जब तक कि पार्लियामेंट उसे नकार ना दे तो कुछ ऐसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूल्स या लॉज वो डोमेस्टिक कोर्ट्स में प्रभावी माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए यूके का व्यवहार पूरी तरह कट्टर ड्यूलिस्ट नहीं है। इसलिए जो यूके का व्यवहार है वो पूरी तरह कट्टर ड्यूलिस्ट द्वैतवाद नहीं बन सकता, यह मिश्र यानी हाइब्रिड है। ट्रीटीज पर परिवर्तन आधारित रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, पर कस्टमरी लॉ पर सामान्यता कॉमन लॉ में समाहिति मानी जाती है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। प्रमुख उदाहरण या जो केस व्यापक संकेत है उनको देख लेते हैं। तो केस देख लो भाई कौन कौन से हो गए, उदाहरण भी देखो कि आर मिलर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एग्जिस्टिंग द यूरोपियन यूनियन 2017 का केस है। यह केस बताता है कि यूरोपियन ट्रीटीज से निकलने का औपचारिक प्रभाव, यानी यह केस है वो हमें यह बताता है कि जो यूरोपियन ट्रीटीज थी, संधियां थी, से निकलने का जो एक औपचारिक प्रभाव है आर्टिकल 50 नोटिफिकेशन, यानी जो आर्टिकल 50 का जो नोटिफिकेशन है देने के लिए पार्लियामेंट की मान्यता जरूरी रही। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का प्रभाव इसमें देखा गया। यह सीधे ट्रीटी इनकॉर्पोरेशन का मामला नहीं पर यूके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को दर्शाता है। ठीक है, हाइब्रिड है, मिक्स है, कोई एक पर्टिकुलर एक पे डिपेंडेंसी नहीं है। आगे देख लो, ट्रेंड टैक्स वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया 1977 में ये मैटर हुआ था। क्या था, यह इंग्लिश जजमेंट अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ और घरेलू प्रभाव पर चर्चा करता है। स्टेट इम्यूनिटी और इंटरनेशनल
लॉ के डोमेस्टिक प्रभाव के संबंध में ये मैटर हम लोग को बताता है। ट्रेंडेक्स वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया 1977। आगे चलते हैं। व्यवहारिक परिणाम, जो व्यवहारिक परिणाम है वो क्या बताता है कि यूके में ट्रीटीज पर लागू करने की सामान्य पद्धति क्या है। यदि सरकार चाहती है कि ट्रीटी का अधिकार सीधे घरेलू नागरिकों न्यायालयों पर प्रभावी हो तो पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन द्वारा उसे लागू कराया जाता है। यदि अगर सरकार चाहती है कि कोई भी संधि है उसका अधिकार है तो सीधे, या कोई ट्रीटी या कुछ भी है तो सीधे घरेलू जो नागरिक लोग हैं या न्यायालय उन पर प्रभावी हो जाए, उन पर मतलब बाउंड हो जाए या बाउंडिंग हो जाए उन पर, तो पार्लियामेंट क्या करती है, उसे लेजिस्लेशन द्वारा या विधायिका द्वारा क्या करती है, या जो पार्लियामेंट में क्या करती है उसको लागू करा लेती है नियम बनवा के। पर कस्टमरी रूल्स जैसे नहीं हिंसा, गैर अपराधी इम्यूनिटीज के कुछ तत्व हो गए डोमेस्टिक लॉ में जुडिशली लागू होते देखे गए। या कुछ ऐसे मैटर है। आगे देखते हैं। एक समालोचनात्मक टिप्पणी देख लो भाई। एक समालोचनात्मक टिप्पणी तो बनती है इस पे कि क्रिटिक या प्रैक्टिकल साइट क्या है, यानी लाभ, हानि और यूके का मिश्र जो मॉडल है वो देख लेते हैं। लाभ यह कि डुअलिस्ट मॉडल है संसद या संवैधानिक नियंत्रण की रक्षा करता है, जो में डेमोक्रेटिक जो लेजिटिमेसी होती है वो बनी रहती है। हानि क्या है कि जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस होगा और जो मानवीय नॉर्मन्स तुरंत प्रभावी नहीं होते, कुछ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के पालन में देरी या असमानता भी आ सकती है। और यूके का जो मिश्र मॉडल है ये व्यवहारिक रूप से वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है। कस्टमरी रूल्स की स्वीकृति से अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का कुछ डोमेस्टिक पालन सुनिश्चित भी होता है और संवैधानिक परिवर्तन या बड़े अधिकारों के लिए लेजिस्लेटिव एक्शन इसमें निहित होता है। समझ में आ गया। अंत में हम लोग इसमें अगर रिवीजन चार्ट आप देखना चाहो तो देख लो। जो हम लोगों ने पढ़ा कि दो इसमें मुख्य सिद्धांत पढ़े, एक ड्यूअलिज्म और एक मोनिज्म। ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवाद, मोनिज्म यानी एकत्ववाद। ये ड्यूअलिज्म में क्या होता है, एक अलग सिस्टम है, ट्रीटीज को पारित करना इसमें जरूरी होता है। और मोनिज्म में क्या होता है, एक ही सिस्टम है और अंतरराष्ट्रीय नियम इसमें सीधे लागू होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रूल्स क्या होते हैं कि लेक्स पोस्टीरियर और लेक्स स्पेशलिसिस क्या होता है, संविधान पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का असर इसमें दिखाता है। यूके प्रैक्टिसेस को देखे कि सामान्यतः ड्यूअलिस्ट क्या होती है, ट्रीटीज रिक्वायर इनकॉर्पोरेशन है, लेकिन हाइब्रिड क्या है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ अक्सर कॉमन लॉ में माना जाता है। देखें कि जो मिलर केस हो गया और पार्लियामेंट की ब्रीफिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया और मेरे हिसाब से आपको ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है क्योंकि देखो इंटरनेशनल लॉ है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सबको होती है। अगर मैं बता रहा हूँ तो आप इसको एक दो बार देखोगे ना वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि ये जो नया चैप्टर है, नया टॉपिक होता है, नया हम लोग के लिए सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो जब नया सब्जेक्ट आ जाता है तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब फ्लो बन जाएगा, आप काफी देर तक पढ़ोगे इसको तो फ्लो बन जाएगा। जब एक फ्लो बन जाएगा तो आपको बहुत अच्छे इसको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ आए तो एक दो बार आप देख लेना। ठीक है, आपको पता है आपको क्या करना। और तब तक के लिए जय श्री राम।